फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है आगे जो हमारे अंतर थे उनको कवर करेंगे। तो आज हम जो है उपसर्ग और प्रत्यय में जो है अंतर समझेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में जो क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले उपसर्ग देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। आपको सबको पता है कि जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इसका पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि उपसर्ग जो है मूल शब्द से पूर्व लगते हैं और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद लगते हैं। यानी जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द यानी जो भी शब्द दिया जाता है उसके पहले लगते हैं। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के यानी जो भी मूल शब्द दिया जाता है उसके बाद में लगते हैं। ये सब आपको पता है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि उपसर्ग जुड़ने पर अर्थ विपरीत, नई विशेषता आदि हो सकता है। जब भी कोई शब्द के पहले जो है उपसर्ग जुड़ता है तो उससे क्या होता है, या तो शब्द का जो अर्थ है वो विपरीत यानी अलग हो जाएगा या तो उसमें कोई नई विशेषता हो जाएगी। तो यही बोला है कि आदि जो है हो सकता है, तो इनमें नई विशेषता भी आ सकती है या तो कोई उसका जो है अर्थ चेंज हो जाता है। तो उपसर्ग में जो है ऐसा होता है। लेकिन प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में जो ये होता है कि प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ से संबंधित ही अर्थ देते हैं। यानी जब हम जो है प्रत्यय लगाते हैं यानी किसी शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा है तो उसके बाद जो उसका अर्थ है वो क्या होगा, उससे ही संबंधित होगा। जैसे हमने सामाजिक में समाज प्लस इक लगाए तो इक क्या है, प्रत्यय, तो हमने उसको जोड़ दिया तो क्या बन गया, सामाजिक। तो समाज से इक लगाने पर उसका मतलब भी क्या बन रहा है, सामाजिक, यानी जो समाज के लिए करता है, जो समाज में होता है। सामाजिक में जो है समाज के लिए सब कुछ आ जाता है। तो प्रत्यय में क्या होता है कि प्रत्यय जुड़ने पर जो मूल शब्द है उसका अर्थ जो है वो क्या होगा, मूल शब्द के अर्थ से जो है संबंधित ही होगा। जो प्रत्यय होगा वो मूल जो भी कोई शब्द है उससे क्या होगा, संबंधित होगा। इसका थर्ड देखते उपसर्ग का। इसमें बोल रहे हैं कि उपसर्ग मूल शब्द को निर्देशित करता है। एक तरीके से इसका मतलब ये है कि कोई भी उपसर्ग का हमने ले लिया और उसको जो है मूल शब्द को निर्देशित करता है। यानी उपसर्ग बताता है कि मूल शब्द को कैसे करना है यानी कैसे बनेगा वो। लेकिन प्रत्यय में क्या होता है, जो मूल शब्द होता है वो है प्रत्यय को निर्देशित करता है। यानी प्रत्यय जो है मूल शब्द से निर्देशित होता है। यानी मूल शब्द बताता है कि प्रत्यय को उसका जो अर्थ है कैसा निकलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया समाज प्लस इक, जो मूल शब्द है समाज वो प्रत्यय को बता रहा है इक को कि उसको जो है कैसा अर्थ निकालना है। तो समाज प्लस इक क्या हो जाता है, सामाजिक, तो उसने उसको बताया कि ये समाज का अर्थ जो है निकालना है। यानी प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द से निर्देशित होता है। यानी मूल शब्द प्रत्यय को बताता है कि कैसे क्या करना है। उपसर्ग में क्या होता है, वो मूल शब्द को निर्देशित करता है। उपसर्ग मूल शब्द को निर्देशित करता है और प्रत्यय जो है मूल शब्द से निर्देशित होता है। दोनों में फर्क है, समझना। बात करते हैं इसका फोर्थ क्या बात कर रहे हैं उपसर्ग में कि जो मूल शब्द है वो उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। तो यही है, इसमें जो उपसर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, मूल शब्द पर निर्भर करते हैं। मूल शब्द होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। यानी अगर उपसर्ग नहीं होंगे तो मूल शब्द का भी कोई मतलब नहीं होगा। उपसर्ग इन पे निर्भर नहीं करता लेकिन मूल शब्द जो है उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। ऐसे प्रत्यय में क्या बोल रहा है कि मूल शब्द पर प्रत्यय निर्भर करते हैं। में क्या था कि मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर कर रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें क्या, मूल शब्द पर प्रत्यय निर्भर करते हैं। यानी अगर मूल शब्द नहीं होगा तो प्रत्यय जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्यय इस पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। दोनों में अपोजिट है। इसमें मूल शब्द जो है उपसर्ग पर निर्भर कर रहा है और इसमें जो मूल शब्द क्या कर रहा है, प्रत्यय पर निर्भर कर रहा है। बात कर लेते हैं इसका पांचवा पॉइंट क्या लिखा है, उदाहरण लिखा है। जैसे अप प्लस मान क्या होता है, अपमान होता है। अ प्लस सत्य क्या होता है, असत्य होता है। वी प्लस शुद्ध क्या होता है, विशुद्ध होता है। इसी प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं कि समाज प्लस इक क्या होता है, सामाजिक। मीठा प्लस आस क्या होता है, मिठास। नाटक प्लस कार क्या होता है, नाटककार। तो इस तरीके से जो है इनके उदाहरण होते हैं, आप इन्हें ऐसे लिख लीजिएगा। हमने जो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझ लिया है। अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द की। तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द हैं और वैसे ही जो है हिंदी में भी यूज किए जाते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से आए तो हैं लेकिन जो उनका रूप है वो बदल जाता है। यानी उनका रूप जो है चेंज कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन को हम और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो भी शब्द जो संस्कृत से आए और जो उनका प्रयोग क्या आज भी उसी रूप में हो रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं।
लेकिन तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से यानी आए तो संस्कृत से, परंतु उनका स्वरूप यानी उनका जो रूप है वो बदल जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं तत्सम का, कि इसमें क्या बोल रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात अपने संस्कृत से उत्पन्न। तो तत्सम का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? उससे उत्पन्न। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कि उससे उत्पन्न यानी किससे? संस्कृत से जो उत्पन्न हुए वो इसका मतलब है। लेकिन तद्भव में क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत से उत्पन्न, यानी उत्पन्न तो संस्कृत से हुए हैं लेकिन उसके समान है। अर्थ तो दोनों का सेम ही रहता है, पर जो इसका रूप जो है परिवर्तित कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसके समान, अर्थात अपने स्रोत संस्कृत से उत्पन्न, यानी उत्पन्न संस्कृत से ही हुए हैं, उसके समान भी है, बस उनका जो रूप है, स्वरूप है, वो उसको बदल दिया है। इसके उदाहरण से और समझ लेते हैं। उदाहरण क्या? सम के उदाहरण क्या दिए? अमृत, ज्येष्ठ, एकादश, कर्म इत्यादि, है ना। तो इन्हीं को क्या कर दिए? चेंज करके अगर तद्भव करेंगे तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? अमृत का क्या हो जाएगा? अम्य। आए तो संस्कृत से, पर इनका जो है रूप बदल दिया, यानी इनका नाम बदल दिया, चेंज कर दिया। ऐसे ज्येष्ठ को जेठ भी बोला जाता है, तो आए तो संस्कृत से, पर इनका जो है रूप बदल दिया। ऐसे एकादश का क्या हो गया? 11, कर्म का क्या हो गया? काम, और बाकी इत्यादि ऐसे और भी जो है होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर भी समझ लिया। ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में आया था 2022 में। नंबर में पूछा गया था कि तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए, और उपसर्ग और प्रत्यय में भी अंतर 3 नंबर में आया था। दोनों ही जो है अथवा करके आए थे, तो दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में जो है अंतर है। राष्ट्रभाषा मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रभाषा होती है वो क्या होती है कि वो बहुभाषी देशों यानी दूसरे देशों से संपर्क करने की भाषा होती है। लेकिन राजभाषा क्या होती है? वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, यानी वो सिर्फ अपने राज्य में बोली जाती है। जो भी प्रशासन का काम होता है वो राजभाषा के द्वारा किया जाता है, अपनी अपनी लैंग्वेज में। राष्ट्रभाषा का पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है, संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी हमारे देश का जो संविधान है उनने जो स्वीकृत किया, यानी उन सब की अनुमति के द्वारा जो है हमने एक राष्ट्रभाषा बनाई है, यानी हम जो है दूसरे देशों से बात कर सके उसके लिए हमने क्या बनाई? एक राष्ट्रभाषा बनाई है, यानी एक भाषा बनाई है। तो उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी के द्वारा ही जो है दूसरे देशों से जो है आपस में बातचीत कर सकते हैं। जो राजभाषा होती है वो क्या होती है? जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है उसे राजभाषा कहते हैं। जो भी संविधान के सरकारी जितने भी कामकाज होते हैं उनमें जो प्रचलित भाषा होती है उसे क्या बोलते हैं? राजभाषा। राजभाषा जो है सिर्फ अपने राज्य में ही बोली जाती है, कि आप दूसरे देश से बात करने के लिए राजभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग राजभाषा से अधिक होते हैं। यानी जो राष्ट्रभाषा है वो प्रशासनिक उपयोग यानी जो भी शासन के काम वगैरह होते हैं उनमें जो है राष्ट्रभाषा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जो दूसरे देशों से बातचीत करनी रहती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम राष्ट्रभाषा का उपयोग करते हैं। तो प्रशासनिक कार्य में यानी बाहर विदेशों से कितने सारे काम होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? राष्ट्रभाषा का उपयोग करते हैं। राजभाषा का क्या करते हैं? कम करते हैं। तो राजभाषा में यहाँ यही लिखा है कि राजभाषा का प्रशासनिक उपयोग जो है राष्ट्रभाषा की तुलना में कम होता है। यानी जितना भी शासन का काम होता है वो राष्ट्रभाषा की तुलना में क्या होता है? कम होता है, क्योंकि हमें बाहर के देशों से जो है ज़्यादा काम रहता है। उनसे जो है हम अपनी राष्ट्रभाषा में ही बात कर सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं राष्ट्रभाषा का, कि यहाँ लिखा है राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है। ये राष्ट्रभाषा का जितना भी कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण राष्ट्र होता है, क्योंकि राष्ट्र की लैंग्वेज है तो इसका जो कार्य क्षेत्र वो भी क्या होगा? संपूर्ण जो है राष्ट्र होगा, यानी पूरा जितना भी राष्ट्र है वही इसका जो है कार्य क्षेत्र होता है। लेकिन जो राजभाषा है उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है कि किसी एक या अधिक राज्य तक ही जो है सीमित रहती है। यानी इसका जो राजभाषा है वो या तो किसी एक राज्य में होगी या तो एक से अधिक राज्य तक होगी, इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो सकती, पूरे राष्ट्र में नहीं हो सकती, क्योंकि ये राजभाषा है। इसलिए बोल रहे हैं कि राष्ट्रभाषा का जो कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है? या तो किसी एक या तो अधिक राज्य में जो है सीमित रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है और इसका जो है एक या एक से अधिक राज्य तक जो है सीमित रहता है। तो इस तरीके से हमने जो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा को भी जो है इसमें अंतर समझ लिया है।
आपने जो है इस तरीके से जो है सारे अंतर कवर कर लिए हैं। वो जो है अंतर के कम से कम 3 पॉइंट तो याद ही रखना है और 4 भी याद रखना है, क्योंकि आपसे 2 या 3 नंबर में जो है इसका क्वेश्चन आएगा। वैसे तो मैंने आपको जो है सारे अंतर पढ़ा दिए, अगर एक आध छूट गया है गलती से तो मैं जो है आपको पढ़ा दूंगी। अगर आपको कोई और अंतर ध्यान में आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी। ज़्यादातर अंतर जो है इनके बीच में ही पूछे जाते हैं और यही जो है ज़्यादा आते हैं। अंतर लिखने का यही तरीका होता है, अगर आपने कोई दोनों चीज़ जब पढ़ी है ना, तो आप उसका जब लिखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन आपने दोनों ही चीज़ नहीं पढ़ी है, आप जो लिखने बैठ गए हो तो आप जो है अंतर नहीं कर पाओगे। अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि दोनों में जो सबसे पहले जो है उनकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप 1 पॉइंट तो कहीं से भी लिख दोगे, क्योंकि डेफिनेशन तो आप दोनों की लिख ही दोगे। बाकी अंतर को इतना कुछ है नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आप जो है अंतर भी जो इनके आसानी से लिख दोगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।